हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अल्टरनेटिंग करंट। आज के इस अल्टरनेटिंग करंट के वीडियो में हम लोग सीखेंगे, फर्स्ट पॉइंट जो आज का रहेगा वो रहेगा बैंडविड्थ। देन अपन उसके बाद में पढ़ेंगे क्वालिटी फैक्टर और उसके बाद पढ़ेंगे पावर लॉस इन एसी सर्किट। हम लोग हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर, पावर लॉस इन एसी सर्किट, पावर फैक्टर, चॉक कॉइल। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका स्टार्ट करते हैं। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ जिसको बैंड चौड़ाई बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का मतलब होता है वो फ्रीक्वेंसीज जिस पर एसी सर्किट में पावर लॉस, मैक्सिमम पावर लॉस का हाफ होता है, उसको बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। और वो जो दो फ्रीक्वेंसी आई थी जहां पर पावर लॉस मैक्सिमम का हाफ हो रहा है, उसका जो डिफरेंस था होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। द डिफरेंस ऑफ हाफ पावर frequencies, the difference of half power frequencies is known as bandwidth। अर्ध शक्ति आवर्तियों का अंतर बैंड चौड़ाई कहलाता है। तो जो हमारी बैंडविड्थ जो होती है वो होती है F2 माइनस F1। F2 है हाई हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी दो होती है, एक रेजोनेटिंग से ज्यादा वाली को बोलते हैं हाई हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और इसको बोलते हैं लो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। उच्च अर्ध शक्ति आवृत्ति, निम्न अर्ध शक्ति आवृत्ति, इसका जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं डेल्टा एफ। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, जनरली बच्चे सोचते हैं बैंड विड्थ है, पर ये बैंड विड्थ फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, इसलिए इसकी जो एसआई यूनिट होती है स्टूडेंट्स वो होती है हर्ट्ज। अब स्टूडेंट्स और बैंडविड्थ के क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं बैंडविड्थ के और क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये सीखा था कि एसी सर्किट में करंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल के बीच में हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। ये थी हमारी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जहां पर करंट मैक्सिमम होती है, पावर लॉस मैक्सिमम होता है, करंट मैक्सिमम होती है यहां पे इस पॉइंट पे, इस फ्रीक्वेंसी पे, और पावर लॉस भी मैक्सिमम होता है। जैसे मान लो यहां पावर लॉस हो रहा है 100 वॉट, तो ये दो पॉइंट ऐसे हैं, ये दो फ्रीक्वेंसी ऐसी है जहां पर पावर लॉस मैक्सिमम का आधा होता है। तो एक हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हो गई F1 जो रेजोनेटिंग से कम है, और एक हो गई F2। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो दो होती है, F1 एंड F2। होता क्या है, इस थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी वो होती है जहां पर पावर लॉस मैक्सिमम पावर लॉस का आधा होता है। फर्स्ट डेफिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। दूसरा ये बोला था कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे जो करंट होती है, मैक्सिमम करंट या करंट एट रेजोनेंस जो होती है, उसका
1/√2 होता है, 1/√2 टाइम्स होता है। और नेट रिएक्टेंस हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे जो होता है वो होता है +-R। और मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कब +R होगा और कब -R होगा ये अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में ये डिस्कस होने वाला है कब +R होगा कब -R होगा। अब स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान से देखिए, हमने लास्ट वीडियोस में ये डिस्कस किया था कि एक्सेल जो होता है वो F के प्रोपोर्शनल होता है एंड XC जो होता है वो 1/F होता है, राइट। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको सीखना है कि कब +R होगा कब -R होगा, राइट। अब ध्यान से देखिए, F1 जो फ्रीक्वेंसी है F1 कौन सी फ्रीक्वेंसी है? जो रेजोनेटिंग से कम वाली है। देखते हैं क्या होगा एट F1 पे, क्या होगा जो रेजोनेटिंग से कम है। अब देखिए स्टूडेंट, जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो XL छोटा होगा या XL की डोमिनेंसी कम होगी और XC की डोमिनेंसी ज्यादा होगी, तो इस केस के अंदर XC डोमिनेट करेगा XL पे। कब? लो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे, इस फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि ये इससे कम है। तो जब XC बड़ा होगा और XL छोटा होगा तो जो डिफरेंस आएगा वो माइनस आएगा। तो इस केस में एट F1 पे हमको ऐसा देखने को मिलेगा XL - XC -R होगा। XL - XC -R कब होगा? लो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होगी तो XL छोटा होगा और XC बड़ा होगा। ये बड़ा ये छोटा, तो डिफरेंस माइनस में आएगा। XL को मैं लिख सकता हूं ओमेगा L। XL को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओमेगा L। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1/ω1C इक्वल्स टू -R, इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं स्टूडेंट, अगली फ्रीक्वेंसी जब F2 होगी। अब F2 क्या है? रेजोनेटिंग से बड़ी है। तो इस केस में XL बड़ा होगा, XC छोटा होगा, तो इस केस में डिफरेंस आएगा +R। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। एट F2, जब फ्रीक्वेंसी F2 है जो रेजोनेटिंग से ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी F2 है जो रेजोनेटिंग से ज्यादा है, उस केस में XL बड़ा होगा XC से। तो उस केस में XL - XC वो आएगा आपका +R। XL को मैं क्या लिखूंगा? ω2L, सेकंड फ्रीक्वेंसी, सेकंड हाई फ्रीक्वेंसी जो है। XC को क्या लिखूंगा? 1/ω2C, क्योंकि XL होता है ओमेगा L, XC होता है 1/ω2C इक्वल्स टू +R, इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, मैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करके देखता हूं क्या होता है। करते हैं इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 1 आपके सामने, ये रही इक्वेशन 1 और ये रही इक्वेशन 2। मैं 1 + 2 करके देखता हूं तो क्या होता है आप लोग देखिए। देखो मैं इक्वेशन 1 यहां लिख लेता हूं साइड में आपको ताकि ध्यान रहे। ω1L -1/ω1C इक्वल्स टू -R। ये इक्वेशन 1 अपनी लास्ट स्लाइड में आई थी, राइट। अब मैं इक्वेशन 1 + 2 करता हूं, देखते हैं क्या होता है इक्वेशन 1 + 2। तो मैं ऐड करता हूं तो L कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा ω1 + ω2 -1/C में कॉमन ले लेता हूं तो अंदर आ जाएगा 1/ω1 + 1/ω2 इक्वल्स टू 0। 1 प्लस, क्योंकि +R -R 0 हो गया। अब स्टूडेंट्स थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? L
ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, इसको मैं उधर ले जाता हूं तो 1/c, एलसीएम आ जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 और यहां आ जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कैंसिल। तो सॉल्व करने के बाद जो अपना नेक्स्ट रिजल्ट जो आएगा वो ये आएगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2, हमारा रिजल्ट आया ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल्स टू 1/LC। देखिए लास्ट स्लाइड, ये देखिए LC इधर L नीचे चला जाएगा तो 1/LC बन जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2। और वी नो दैट लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो ओमेगा R होता है, ओमेगा R का स्क्वायर वो होता है 1/LC। तो 1/LC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा R का स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा R आ जाएगा रूट ओमेगा 1 ओमेगा 2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसीलिए मैंने पूरा डेरिवेशन किया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट हो, चाहे जेई मेंस हो, चाहे जेई एडवांस हो, उसके लिए ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत कम क्वेश्चन आए एग्जाम में, पर अब आजकल आने लग गए इस फॉर्मूले से क्वेश्चन। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी हाफ पावर, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है उसका ज्योमेट्रिकल मीन होता है, गुणोत्तर माध्य होता है। ये तो स्टूडेंट्स हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे, बैंडविड्थ पढ़ रहे थे, तो उसके बीच में एक फॉर्मूला यूजफुल हमारे लिए आ गया है, इसलिए मैंने डिस्कस किया। आइए स्टूडेंट्स एक काम और करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं। हमको एक बार फिर लिखनी पड़ेगी इक्वेशन 1 क्या थी। इक्वेशन 1 थी हमारी ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा 1C इक्वल्स टू -R, इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन 2 थी ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 2C इक्वल्स टू +R, इक्वेशन नंबर 2। अब 2 - 1 करता हूं मैं, तो 2 - 1 करता हूं, देखिए तो ये L कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब 2 - 1 करता हूं मैं, 2 - 1 करता हूं मैं, तो ये 2 है और ये 1 है, तो इसमें से 1/C कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 1/ओमेगा 1 माइनस 1/ओमेगा 2 इक्वल्स टू 2R, क्योंकि ये +R और फिर आप माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2R। एक बार आप चाहो तो वापस चेक कर लो, L ओमेगा 2 बनेगा, राइट, क्योंकि 2 माइनस, और ये प्लस का बनेगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं, ये बनेगा 1/ओमेगा 1C प्लस का, सही है। ये बनेगा माइनस का, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम चेक कर लिया हमने, बिल्कुल सही किया। अब स्टूडेंट्स फिर एक बार ध्यान से देखिए, इसको मैं सॉल्व करता हूं। L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस 1/C, एलसीएम आएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2, ऊपर आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल्स टू 2R। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, मैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 उसकी जगह लिख सकता हूं ओमेगा R, और ओमेगा R की जगह मैं लिख सकता हूं 1/LC। तो आप लोग ध्यान से देखिए, मैं इसकी जगह लिख सकता हूं ओमेगा 1 ओमेगा 2 जो है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1/LC। तो अपन लिखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस 1/C, ऊपर आ गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और यहां पर जो ओमेगा 1 ओमेगा 2 है उसकी जगह मैं लिख सकता हूं, ये देखिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 इसकी जगह लिख सकता हूं 1/LC। तो यहां मैं लिख देता हूं 1/LC
एल सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, एल चला जाएगा ऊपर, इक्वल्स टू आ गया 2r। ये सी से सी कैंसिल, एल चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 2l ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल्स टू 2r। 2 से 2 कैंसिल। अब ओमेगा 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? ओमेगा 2 को लिख सकता हूं मैं, ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई एफ इक्वल्स टू r। अब यहां से f2 माइनस f1 निकाल दो। f2 माइनस f1 जो होती है बैंडविड्थ, उसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा r अपॉन 2 पाई l। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं, बैंडविड्थ और कुछ नहीं होती है, दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होती है। कौन सी दो फ्रीक्वेंसी? जिस पर पावर लॉस, रेजोनेंस पर जो पावर लॉस होता है उसका आधा होता है, उसको बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। और उन दो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं बैंडविड्थ, बैंड चौड़ाई। तो आप लोग याद रख लो, नीट जेईई मेंस में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं, बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? r अपॉन 2 पाई l। आपको यह भी पूछ सकते हैं कि एसी सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो बैंडविड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? तो स्टूडेंट्स बैंडविड्थ बढ़ जाएगी, आर बढ़ाओगे बैंडविड्थ बढ़ जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमने सीखा बैंडविड्थ क्या होती है। अब हम लोग सीखते हैं अगला पॉइंट, क्वालिटी फैक्टर, विशेषता गुणांक क्या होता है। जिसको Q से लिखते हैं। क्या होता है क्वालिटी फैक्टर? विशेषता गुणांक बोलते हैं इसको। विशेषता गुणांक क्या होता है? ये द रेशियो ऑफ the ratio of resonating frequency FR and bandwidth को अपन डेल्टा एफ बोलते हैं, is known as quality factor। अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई का जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, FR अपॉन डेल्टा एफ। देखिए स्टूडेंट्स, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? FR अपॉन डेल्टा एफ। डेल्टा एफ का मतलब मैंने अभी आपको सिखाया था, F2 माइनस F1। स्टूडेंट्स ये होता है क्वालिटी फैक्टर। अब इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी? तो ध्यान से देखिए, यूनिट क्या बनेगी इसकी? ऊपर भी हर्ट्ज, नीचे भी हर्ट्ज, हर्ट्ज से हर्ट्ज कैंसिल, तो ये हो जाएगा यूनिट लेस। अब स्टूडेंट्स क्वालिटी फैक्टर पे और क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये हमारा क्वालिटी फैक्टर आया Q इक्वल्स टू आया हमारा FR अपॉन डेल्टा F। अब हम लोग सब जानते हैं डेल्टा F का फॉर्मूला आज ही डिस्कस किया था। अभी डेल्टा F आया था हमारा R अपॉन 2 पाई L, अभी डिस्कस किया था फॉर्मूला। तो मैं डेल्टा F की जगह पुट कर देता हूं Q इक्वल्स टू, नया फॉर्मूला क्या बनेगा? FR, और डेल्टा F को मैं रिप्लेस कर देता हूं R अपॉन 2 पाई L। अब ये ऊपर चला जाएगा तो Q का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई FR L अपॉन R। तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई FR, ये बन गया ओमेगा R, रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी L अपॉन R।
ओमेगा एल होता है एक्सएल, पर यहां पे अपने को ये लिखना पड़ेगा, ये एक्सएल कौन सा है, रेजोनेंस पर अपॉन आर। और स्टूडेंट्स रेजोनेंस पे एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं, तो एक्सी एट रेजोनेंस अपॉन आर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट जेईई मेंस और नीट में पूछा हुआ है। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल अपॉन आर या एक्सी अपॉन आर। एक फॉर्मूला तो ये है ही, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया एक्सएल अपॉन आर और एक्सी अपॉन आर। एक फॉर्मूला हम लोग और बनाते हैं, Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ आर। एफ आर को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी, और डेल्टा एफ को लिख सकता हूं R अपॉन 2 पाई एल। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 पाई कैंसिल, तो ये पीछे क्या बच गया, 1 अपॉन आर, राइट। एल चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर फुल प्लेट नीचे हाफ प्लेट, तो ये आ जाएगा रूट एल और सी। ऐसे कैसे स्टूडेंट्स, यहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि क्वालिटी फैक्टर पर आपको सारे फॉर्मूले याद आ जाएंगे, पर ये फॉर्मूला याद नहीं आएगा। 1 अपॉन आर रूट एल बाई सी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा, एक छोटा सा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाए, रूट एल बाई सी की एसआई यूनिट क्या होगी। मैं ऑप्शन लिखता हूं, ओम इनवर्स, यूनिटलेस, सेकंड। तो स्टूडेंट्स मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है नीट और जेईई मेंस में, तो आप लोग क्या करोगे, पहले एल सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसकी यूनिट रखोगे, सी की रखोगे, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप चाहो तो बहुत जल्दी कर सकते हो। कैसे, अभी आपने पढ़ा क्यू क्या होता है, 1 अपॉन आर रूट एल बाई सी। तो यहां पे स्टूडेंट्स एक बात देखिए, ये यूनिटलेस होता है, इसकी यूनिट ओम होती है, तो इसकी यूनिट भी क्या होनी चाहिए, ओम। तभी तो लेफ्ट हैंड साइड यूनिटलेस है, तो ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, तभी तो राइट हैंड साइड भी यूनिटलेस बनेगी। तो बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, आंसर हो गया ओम। तो ये था स्टूडेंट्स क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, इस पे हमने डिस्कस किया। इस पर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन में आपको आर दे रखा होता है, एल दे रखा होता है, सी दे रखा होता है, और सॉल्व करके आंसर निकालना होता है। आइए स्टूडेंट्स अगला पॉइंट पढ़ते हैं। पावर लॉस इन एसी सर्किट। कई लोग इसको ऐसे भी पढ़ाते हैं, रियल पावर लॉस इन एसी सर्किट, और कई लोग इसको ऐसे भी पढ़ाते हैं, एवरेज पावर लॉस मेरे कहने का मतलब क्या है कि एसी में कोई भी क्वेश्चन आ जाए पावर लॉस का, तो आपको रियल पावर लॉस बोले, एवरेज पावर लॉस बोले, सिंपल पावर लॉस बोले, सबका एक ही फॉर्मूला होता है। हिंदी में इसको बोलेंगे प्रत्यावर्ती परिपथ में होने वाला शक्ति व्यय, प्रत्यावर्ती परिपथ में होने वाला वास्तविक शक्ति व्यय, प्रत्यावर्ती परिपथ में होने वाला औसत शक्ति व्यय। और इसको हम लोग PL से लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं PL से भी लिखते हैं, और इसको P एवरेज से भी लिखते हैं। एक ही फॉर्मूला है। सबसे अच्छी बात क्या है, एसी में पावर लॉस निकालना, उसका एक फॉर्मूला याद रखो, पावर से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन हो सॉल्व हो जाएगा आपका। तो आइए स्टूडेंट्स सीखते हैं। उससे पहले सीखते हैं पावर लॉस का क्या मतलब है। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ते हैं पावर लॉस क्या होता है।
तो मैं थोड़ा सा पहले आइडिया देता हूं आपको, पावर लॉस क्या होता है, किसको बोलते हैं पावर लॉस। फिर हम लोग पढ़ेंगे एवरेज पावर लॉस क्या होता है। ये मैं ऐसे ही आपको एक नॉलेज के लिए सिखा रहा हूं आपको कि पावर लॉस शक्ति व्यय क्या होता है, द रेट ऑफ एनर्जी लॉस या रेट ऑफ हीट लॉस इन सर्किट। अब अपन एसी पढ़ रहे हैं तो एसी सर्किट इज नॉन एज पावर लॉस। प्रत्यावर्ती परिपथ में ऊर्जा हानि की दर या ऊष्मा व्यय की दर एक ही बात है, उसको बोलते हैं पावर लॉस। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पावर लॉस के 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे। मोस्ट कॉमन फॉर्मूले, एक होता है आई स्क्वायर आर, एक होता है वी स्क्वायर आर और एक होता है वी आई। ये आप बना सकते हो, एक याद है तो दूसरा ओम्स लॉस है, यहाँ आई को लिख दो वी बाई आर, ये आ जाएगा। ऐसे आप बना सकते हो सारे फॉर्मूले। ऐसा ही यूनिट क्या होगी पावर लॉस की। अब आपको पता चल गया द रेट ऑफ एनर्जी लॉस है, इसका मतलब इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकेंड। जब भी रेट वर्ड आया इसका मतलब डिवाइड बाय टाइम तो करना ही है आपको। और जूल पर सेकेंड का दूसरा नाम होता है वॉट। अब हम लोग सीखते हैं कि एसी में जो है पावर लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए, तो सपोज एसी सर्किट है तो उसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू इन एसी सर्किट। कोई भी एसी सर्किट है उसमें वोल्टेज और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू में एज्यूम करके चल रहा हूं कि सपोज वोल्टेज की इक्वेशन आपको दे रखी है V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5, और करंट की इक्वेशन आपको दे रखी है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू इन एसी सर्किट दे रखी है और इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो है फाई। व्हाट इज फाई? फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब आप कहोगे सर आपने वोल्टेज को लीड करा है, करंट को पीछे रखा। आप चाहो तो करंट को लीड करा सकते हो, वोल्टेज को पीछे, लास्ट जो फॉर्मूला आएगा वो सेम आएगा। अपन इसका डायग्राम बनाएं तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये मान लो वोल्टेज का फेजर है और ये मान लो करंट का फेजर है, और आप खुद देख लो आगे कौन चल रहा है, वोल्टेज कितना आगे चल रहा है, 5 से आगे चल रहा है गिवन सिचुएशन का। अब आप चाहते तो यहाँ आई और वी बना सकते थे, तो फिर यहाँ आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो जाता है, यहाँ वी नॉट साइन ओमेगा टी रहता है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपने को जनरल फॉर्मूला बनाना है, इसलिए मैंने फेज डिफरेंस 5 लिया है। अब कल फेज डिफरेंस 0 है तो 5 की जगह 0 पुट कर देंगे, पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 पुट कर देंगे। अब हमको स्टूडेंट्स पावर लॉस का फॉर्मूला बनाना है, एवरेज पावर लॉस का। तो एवरेज पावर लॉस सीखने से पहले एसी में पावर की 3 टर्म्स होती है वो सीखें। कौन कौन सी 3 टर्म्स? देखिए एसी सर्किट में पावर लॉस 3 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर लॉस, इंस्टेंटेनियस पावर लॉस जिसको हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक शक्ति व्यय। और इंस्टेंटेनियस पावर लॉस का फॉर्मूला जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है वी आई, मतलब वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक मान, और करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब क्या होता है डीसी सर्किट में वोल्टेज और करंट टाइम के साथ चेंज नहीं होते, तो वहां पे इंस्टेंटेनियस, पीक, एवरेज सब एक ही होता है। दूसरा है पीक पावर लॉस जिसको पी नॉट से लिखते हैं, और वो होता है वी नॉट आई नॉट। और तीसरे टाइप का जो पावर लॉस होता है उसको बोलते हैं आरएमएस पावर लॉस, रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल मान पावर लॉस, जिसको एक और नाम है, इसको वर्चुअल पावर लॉस भी बोलते हैं। और ये जो आरएमएस पावर लॉस है
PRMS या वर्चुअल पावर लॉस, जो उसका फॉर्मूला जो होता है वर्चुअल का, P वर्चुअल, उसका फॉर्मूला क्या होता है VRMS और IRMS। दिस इज वर्चुअल पावर लॉस। अब स्टूडेंट्स आप कहोगे कि सर पावर लॉस तो VI होता है, इसको वर्चुअल क्यों बोलते हैं? हमको ऐसा लगता है कि AC के अंदर पावर लॉस VI होना चाहिए, बट स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि ये जो वर्चुअल पावर लॉस है उसके अलावा इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ एक फैक्टर और आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। इसलिए इसको वर्चुअल बोलते हैं, रियल पावर लॉस नहीं बोलते। ये तो मैंने आपको बताया कि एसी में इंस्टेंटेनियस पावर लॉस कभी पूछ ले तो ऐसे कैलकुलेट करना है, पी कैसे कैलकुलेट करना है, आरएमएस ऐसे कैलकुलेट करना है। अब हम वापस आते हैं, हम सबसे पहले सीखते हैं इंस्टेंटेनियस पावर लॉस कैसे निकालेंगे, फिर धीरे धीरे हम पीक, आरएमएस, रियल पावर तक पहुंच जाएंगे। तो सिंस इंस्टेंटेनियस जो पावर लॉस आएगा वो आएगा VI। V क्या होता है? अभी V की वैल्यू पुट करो, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। I की जगह पुट करो I नॉट साइन ओमेगा टी। V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, I नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पे फॉर्मूला लगेगा साइन A प्लस बी का, साइन A कॉस B। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला आप लोगों को आता होगा, साइन A प्लस बी, उसका फॉर्मूला होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां पे साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगाता हूं तो इंस्टेंटेनियस पावर लॉस क्या बनती है? देखिए V नॉट तो एज इट इज साइन ओमेगा टी, साइन A कॉस B, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, राइट, प्लस V नॉट कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ये हो गया साइन A प्लस बी मल्टीप्लाई बाय I नॉट साइन ओमेगा टी। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो P इंस्टेंटेनियस क्या आएगा देखिएगा, मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा V नॉट I नॉट कॉस फाइव और साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यह आ जाएगा V नॉट I नॉट, V नॉट I नॉट साइन फाइव अगेन साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला होता है साइन 2 ओमेगा टी, वो होता है 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। आप स्टूडेंट्स डरे नहीं, डेरिवेशन के स्टेप्स है, आपको पता चल जाएगा फाइनली फॉर्मूला कैसे आया। तो आप देखिए यहाँ पे मैं साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो मैं साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इसकी जगह मैं लिख सकता हूं साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, राइट। तो अपन अगली स्लाइड में लिखते हैं जो इंस्टेंटेनियस पावर लॉस आया हमारे पास में वो आया V नॉट I नॉट कॉस फाइव साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, V नॉट I नॉट साइन फाइव और ये इसकी जगह आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। V नॉट I नॉट साइन फाइव और आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, तो 2 यहां लिख देता हूं, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं।
वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, और ये साइन फाई, इसकी जगह अपने लिख दिया साइन 2 ओमेगा टी, राइट। साइन फाई साइन 2 ओमेगा टी। ये स्टूडेंट आइए अपने पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कुछ याद नहीं रखना है। अब अपने को किसी ने पूछा कि एसी सर्किट में एवरेज पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होगा। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक चीज सीखने को है। क्या चीज सीखने का है? फिजिक्स में, मैथ्स में कहीं पर भी किसी की एवरेज वैल्यू निकालनी है, औसत मान निकालना, किसी का भी, वेलोसिटी का, स्पीड का, एक्सीलरेशन का, पावर का, किसी का भी एवरेज वैल्यू निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन समाकलन अपॉन इंटरवल, अंतराल, राइट। तो हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो अपने को इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, स्टार्ट करते हैं। ये लो भैया, हमको एवरेज पावर लॉस निकालना है, तो करो इंटीग्रेशन। क्या आएगा भैया? वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, ये तो कांस्टेंट है। वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, ये तो कांस्टेंट है। इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, टाइम का फंक्शन है तो dt के रेस्पेक्ट में करेंगे। कुछ नहीं कहा तो एक साइकिल के लिए करेंगे 0 से t, और ये आ जाएगा डिवाइड बाई t माइनस 0 इंटरवल, प्लस वी नॉट आई नॉट बाई 2 साइन फाई, ये कांस्टेंट है, उनको बाहर निकाल दिया। साइन 2 ओमेगा टी का करो इंटीग्रेशन 0 से t तक, आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइड बाई टी माइनस 0। और स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था। और आप लोग इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0। वैल्यू पुट कर दो तो ये तो पूरी टर्म 0 हो गई। ये बच गया वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2 कॉस फाई। तो आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2 कॉस फाई। 2 को हम लोग लिखेंगे √2 इंटू √2, तो वी पीक वैल्यू अपॉन √2, ये बन जाएगा VRMS IRMS cos फाई। एसी सर्किट में पावर लॉस निकालने का एक ही फॉर्मूला है। और स्टूडेंट्स मैं तो कहूंगा ये वाला फॉर्मूला आप माइंड में सेट कर लो। इसलिए मैंने बोला था डीसी में पावर लॉस सिंपल निकालने का तरीका होता है VI, पर यहां पे देखो VRMS IRMS, इसके अलावा एक टर्म्स और आई है, इसको बोलते हैं रियल पावर लॉस और इसको बोलते हैं वर्चुअल पावर लॉस, आभासी शक्ति वे। आपको लास्ट स्लाइड का किसी को नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स एसी सर्किट में पावर लॉस का फॉर्मूला। पावर लॉस बोलूं, एवरेज पावर लॉस बोलूं, रियल पावर लॉस बोलूं, सबका मतलब एक ही है। आइए नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं जिसका नाम है पावर फैक्टर, PF, जिसको हिंदी में बोलते हैं शक्ति गुणांक। पावर फैक्टर क्या होती है इसकी डेफिनेशन? द रेशियो ऑफ रियल पावर लॉस एंड वर्चुअल पावर लॉस in AC circuit. The ratio of real power loss and virtual power loss in AC circuit
इज नॉन एज पावर फैक्टर। वास्तविक शक्ति व्यय और आभासी शक्ति व्यय का जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर ये बताता है कि सर्किट में पावर लॉस कितना होता है। हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर लगा हुआ है उसमें भी आप लोग नोट करोगे तो उसमें लिखा हुआ है पीएफ। उससे हमको पता चल जाता है घर में लोड कितना है। अभी हम देखेंगे कैसे पता चलता है कि घर में लोड ज्यादा है या कम है। अब घर में ज्यादा एसी लगी हुई है, ज्यादा लोड वाली इक्विपमेंट लगे हुए हैं तो पावर फैक्टर ज्यादा होगा आपका, उससे पता चल जाता है। तो देखते हैं पावर फैक्टर क्या बनेगा। देखिए पावर फैक्टर का क्या बनेगा फॉर्मूला, रियल पावर लॉस, एक फॉर्मूला तो ये बन गया, अपॉन वर्चुअल पावर लॉस। अब दोनों पावर है तो पावर फैक्टर जो होगा वो कैसा होगा, यूनिटलेस। पावर फैक्टर कैसा होगा, यूनिटलेस, राइट। अब देखते हैं पावर फैक्टर के और क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं। पावर फैक्टर अभी हमने पढ़ा, पावर फैक्टर क्या होता है, रियल पावर लॉस। रियल पावर लॉस होता है VRMS IRMS cos फाई डिवाइड बाय वर्चुअल पावर लॉस VRMS IRMS, कैंसिल। तो पावर फैक्टर का दूसरा फॉर्मूला आ गया cos फाई। मतलब कभी भी आपको पावर फैक्टर निकालने को बोले तो जो फेज डिफरेंस है उसका कोसाइन निकाल दो। जैसे फेज डिफरेंस है π/3 तो cos π/3 निकाल दो, वो आपका पावर फैक्टर हो जाएगा। और जब हमने सीरीज LCR सर्किट पढ़ा था तब भी मैंने कहा था sin फाई, cos फाई, tan फाई, मैंने बोला था cos फाई को पावर फैक्टर बोलते हैं। तो जो पावर फैक्टर आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक और फॉर्मूला आ जाएगा पावर फैक्टर का, cos फाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R/Z। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया cos फाई। हमने जब सीरीज LCR सर्किट पढ़ा तब मैंने कहा था cos फाई जो होता है वो होता है R/Z। तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है और इंपीडेंस कितनी है, प्रतिबाधा कितनी है। Z निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है। Z निकालने का जनरल फॉर्मूला ये बताया था मैंने आपको, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अभी अपन बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पावर फैक्टर पे, पावर लॉस पे, बैंडविड्थ पे, सब पे करेंगे डिस्कस। बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया पावर फैक्टर। अब देखिए पावर फैक्टर cos फाई होता है, राइट। और cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 से ज्यादा हो नहीं सकता है। तो आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है उसमें आप देखना, आप जब बटन प्रेस करके देखोगे तो उसमें पावर फैक्टर जो होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। किसी के घर में 0 नहीं होगा और किसी के घर में 1 नहीं होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। अब कैसे 0 और 1 के बीच में होता है तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके। देखिए, नेम ऑफ द एलिमेंट इन सर्किट या नेचर ऑफ सर्किट कैसी है, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं नेचर ऑफ द सर्किट कैसी है, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। और पावर फैक्टर हम लोगों को पता ही है वो होता है cos फाई। तो पहली पॉसिबिलिटी है ए, सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस हो, नो इंडक्टर, नो कैपेसिटर, कुछ भी नहीं है, ओनली रेजिस्टेंस हो। तो उस केस में जो एवरेज पावर लॉस होगा वो भी हम लोग साथ साथ में स्टडी कर लेते हैं। एवरेज पावर लॉस आप लोगों को पता है VRMS IRMS cos फाई। तो जब सर्किट में केवल प्रतिरोध होगा तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस होता है तो फेज डिफरेंस 0 होता है। ये अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस होता है तो वोल्टेज और करंट टुगेदर होते हैं, एक साथ चलते हैं। वोल्टेज मैक्सिमम होगा उस समय करंट भी मैक्सिमम होगी, वोल्टेज मिनिमम तो करंट भी मिनिमम।
फाई 0 पुट करो तो पावर फैक्टर आ जाएगा 1। इसलिए मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी के मीटर में यदि पावर फैक्टर 1 है, इसका मतलब सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता है। थोड़ा बहुत इंडक्टर कैपेसिटर का रोल तो होता ही है। और जब कॉस पाई मैक्सिमम है तो पावर लॉस भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस केस में यदि सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस है तो मैक्सिमम पावर लॉस होगा। बी पॉइंट, ओनली इंडक्टर है। अब स्टूडेंट्स ओनली इंडक्टर बोलो या आइडियल चॉक कॉइल बोलो, एक ही बात है। कहीं पर लिखा हुआ आइडियल चॉक कॉइल, इसका मतलब वो इंडक्टर है, ऐसा है, मतलब रेजिस्टेंस है ही नहीं सर्किट में। और जब ओनली इंडक्टर होता है तो फेज डिफरेंस होता है π/2, वोल्टेज करंट को लीड करता है π/2 से, प्लस π/2 बोलते हैं अपन लोग, और cos π/2 होता है 0, तो पावर लॉस भी कितना होगा, 0, मतलब मिनिमम होगा। स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं, आपको सिर्फ चेक करना होता है कि फेज डिफरेंस कितना है, π/2, और आंसर होता है 0। आपको कुछ भी अप्लाई करना नहीं होता है इसमें। सी पॉइंट, सर्किट में ओनली कैपेसिटर हो, सिर्फ संधारित्र हो, उस केस में फाई होता है वही π/2, तो पावर फैक्टर जो होगा अगेन 0 होगा, और पावर लॉस भी क्या होगा, मिनिमम होगा, 0 होगा। मिनिमम बोलो या 0 होगा। और डी पॉइंट, सीरीज LCR सर्किट है, उस केस में क्या होगा, जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 और π/2 के बीच में होगा, तो उस केस में पावर फैक्टर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। और उस केस में पावर लॉस जो होगा, एवरेज पावर लॉस, उसको हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे, VRMS IRMS cos phi। तो स्टूडेंट्स पावर लॉस और पावर फैक्टर, ये दोनों टॉपिक साथ साथ चलते हैं। आपने पावर लॉस समझ लिया तो पावर फैक्टर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स अगला पॉइंट सीखते हैं। पावर फैक्टर सीख लिया, उसके बाद हम लोग सीखते हैं चॉक कॉइल क्या होती है। जिसको चॉक कुंडली बोलते हैं। अब ये क्या होती है, आपने यदि पुराने जमाने की ट्यूबलाइट देखी हो, जैसे अभी 2 तरह की ट्यूबलाइट आ रही है, एक तो चॉक कॉइल वाली और एक LED वाली। अभी LED वाली ज़्यादा चलती है, पर चॉक कॉइल वाली यदि आपने ट्यूबलाइट देखी हो तो उसमें जैसे ये ट्यूबलाइट है, तो ये ट्यूबलाइट का यहां पर एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं चॉक कॉइल। और ये ट्यूबलाइट स्टार्ट होने में कुछ सेकंड्स लेती है। आपने देखा होगा, इसको ऑन करते हैं तो हमको वेट करना पड़ता है कब लगेगी ये, क्योंकि इसमें इंडक्टर कॉइल होती है जो करंट में चेंज का अपोज करता है, क्योंकि पहले करंट 0 थी, 0 से बढ़ रही होती है तो उसका अपोज करता है। इसलिए चॉक कॉइल वाली जो ट्यूबलाइट होती है वो स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेती है। अब चॉक कॉइल क्या करती है, देखो डीसी सर्किट में करंट को हम कम या ज्यादा करते हैं रेजिस्टेंस से। आपने नाम सुना होगा रियोस्टेट, धारा नियंत्रक, मतलब रेजिस्टेंस से हम करंट को कम और ज्यादा कर सकते हैं। पर एसी सर्किट में जो करंट को जो कंट्रोल करते हैं, जो पावर लॉस को कम जो करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं चॉक कॉइल। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं, इन डीसी सर्किट करंट इज कंट्रोल बाय रेजिस्टेंस बोल दो या रियोस्टेट बोल दो, एक ही बात है, धारा नियंत्रक। राइट, while
in AC circuit current is controlled by chalk coil, राइट। अब चॉक कॉइल भी दो टाइप की होती है। आप लोग ऐसे लिख सकते हो, दिष्ट परिपथ में धारा का नियंत्रण प्रतिरोध या धारा नियंत्रक द्वारा किया जाता है, जबकि प्रत्यावर्ती परिपथ में करंट का कंट्रोल जो है वो चॉक कुंडली से होता है। ऐसे थ्योरी के क्वेश्चन, एसर्शन रीजन के क्वेश्चन हो तो आपके यूजफुल है। देखिए, आइडियल चॉक कॉइल पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली बनाना आइडियल चॉक कॉइल। आइडियल चॉक कॉइल क्या होती है? जो ओनली एल से बनती है, रेजिस्टेंस 0 होता है। पॉसिबल नहीं है ऐसा प्रैक्टिकली आइडियल चॉक कॉइल। और रियल में जो चॉक कॉइल हम जिसको मानते हैं, या रियल चॉक कॉइल बोलो, या जो बेस्ट चॉक कॉइल जो होती है, रियल चॉक कॉइल या बेस्ट चॉक कॉइल की मैं बात करूं तो उसके लिए जरूरी है कि उसका हाई तो L एंड लो R, हाई L लो R। अब स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि यहाँ tan फाई का जो फॉर्मूला होगा, tan फाई अपन जो फेज डिफरेंस जो निकालते हैं, tan फाई का फॉर्मूला होता है XL अपॉन R। R कितना हो गया यहाँ पे 0, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट, सिंस देयरफॉर फाई आ जाएगा आपका π/2, और फाई π/2 आ गया, इट मीन्स जो पावर लॉस होता है वो हो जाएगा 0। तो आइडियल चॉक कॉइल में पावर लॉस होता ही नहीं। और जो यहां पे अपन निकालने tan फाई, तो वो आएगा XL अपॉन R। अब यहाँ XL भी कुछ न कुछ है, R भी कुछ न कुछ है, तो जो फाई की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आएगी 0 से बड़ी और π/2 से छोटी। तो इस केस में जो पावर लॉस होगा वो 0 नहीं होगा, कुछ न कुछ होगा। कहने का मतलब है रियल चॉक कॉइल जो होती है वो कुछ न कुछ पावर लॉस करती है। आइडियल चॉक कॉइल में पावर लॉस 0 होता है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्यों होता है उसका रीजन भी मैंने आपको समझा दिया, राइट। अब स्टूडेंट्स एक चीज और आती है, एक और पॉइंट आता है, वॉटलेस करंट क्या होती है? वॉटलेस करंट क्या होती है? वॉटहीन धारा क्या होती है? आजकल एग्जाम में इस पॉइंट से भी क्वेश्चन आने लग गए। तो आप यूं समझिए, ये सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है, VRMS मतलब सप्लाई वोल्टेज, हमने सर्किट में जो सप्लाई दी है। हम बात कर रहे हैं रियल चॉक कॉइल के लिए। तो रियल चॉक कॉइल में क्या होगा? वोल्टेज लीड करेगा, करंट यहां कहीं होगा, पीछे होगा करंट IRMS। चॉक कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? फाई। अब मैं I का कंपोनेंट लूं तो A कंपोनेंट इधर आएगा IRMS cos फाई, और A कंपोनेंट इधर आएगा IRMS sin फाई। अब यहां एक चीज नोट करने वाली है, देखिए मैं एक चीज पूछता हूं आपको, पावर लॉस ड्यू टू IRMS cos फाई, आप सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा, 0 या नॉन जीरो? पावर लॉस
IRMS cos phi की वैसे कितनी होगी? तो ध्यान से देखो, VRMS और IRMS cos phi दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो है, और जब फेज डिफरेंस जीरो होता है तो मैक्सिमम पावर लॉस होता है। तो इसकी वजह से जो पावर लॉस होगा वो नॉन जीरो होगा, राइट। और पावर लॉस ड्यू टू IRMS sin phi, सोच के बताइए कितना होगा। अब देखो, सप्लाई वोल्टेज और IRMS sin phi के बीच में फेज डिफरेंस है π/2, और जब π/2 होता है तो पावर लॉस कितना होता है? जीरो होता है। और जब पावर लॉस जीरो होता है, पावर लॉस ड्यू टू IRMS sin phi, जब पावर लॉस जब जीरो होता है, देयरफॉर इस IRMS sin phi को वॉटलेस करंट बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स कि जो चॉक कॉइल जो होती है वो वॉटलेस करंट के प्रिंसिपल पे काम करती है, क्योंकि आइडियल चॉक कॉइल में फेज डिफरेंस π/2 होता है। और ये आप लोग याद कर लो, IRMS साइन, कभी पूछ ले क्वेश्चन में फाइंड आउट वॉटलेस करंट, इसका मतलब आपको IRMS sin phi निकालना होता है। एक दो बार क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है, नीट में आने के पूरे चांसेस है, कभी आया नहीं है वॉटलेस करंट पर बेस्ड क्वेश्चन नीट में, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। कभी भी पूछ ले वॉटलेस करंट क्या होगी, फाइंड करो वॉटलेस करंट, तो फॉर्मूला याद रखो IRMS sin phi। तो आइए स्टूडेंट्स, ये हमने पावर लॉस, पावर फैक्टर, चॉक कॉइल, इस पर बेस्ड थ्योरी पढ़ी। आइए अब अपन इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इस पर पहला क्वेश्चन देखिए, एसी सर्किट है, सप्लाई वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है वोल्ट के अंदर, करंट की इक्वेशन दे रखी है बट ध्यान से मिली एम्पियर में। ये क्वेश्चन जेईई में भी आ चुका है, नीट में आ सकता है, सिली मिस्टेक होने के चांसेस है। मिली एम्पियर में करंट दे रखी है और पूछा है फाइंड आउट एवरेज पावर लॉस। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया औसत शक्ति व्यय का या रियल पावर लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VRMS IRMS cos phi। VRMS कितना? 100 पीक वैल्यू है, RMS बनाना है, डिवाइड बाई √2 करो। IRMS कितना है? 100 पीक वैल्यू डिवाइड बाई √2, पर ध्यान से मिली एम्पियर है 10⁻³ cos phi, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस π/3, cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। आप इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10,000 10⁻³ तो बच गया 10/4, तो ये आ जाएगा 2.5 वॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चॉक कॉइल आपको गिवन है और बोला कि जब सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो पावर फैक्टर 1/√2 है। बोला सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी, एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की जगह 100 हर्ट्ज कर दी तो पावर फैक्टर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन जेईई में आया हुआ है, सदाबहार क्वेश्चन है, सीखें कैसे करेंगे। तो आप लोग सब जानते हो कि पावर फैक्टर जो होता है वो होता है cos phi, और cos phi स्टूडेंट्स होता है R/Z। Z चॉक कॉइल का मतलब होता है R और L का सीरीज कॉम्बिनेशन। कभी भी चॉक कॉइल वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाओ एक R है और एक L है, ये हो गई चॉक कॉइल। तो पावर फैक्टर आपको दे रखा है 1/√2, cos phi की जगह रख दिया 1/√2, R एज इट इज, और Z की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे √R² प्लस XL²। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके सॉल्व करो तो यहां से आ जाएगा XL = R, इक्वेशन नंबर 1। ये कब सीखा आपने? जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, अब फ्रीक्वेंसी कर दी f' डबल 2f कर दी, फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, R' तो R रहेगा,
क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था रेजिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं, डिपेंड ही नहीं करता है, और एक्सएल जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, तो जो एक्सएल डैश जो होगा वो हो जाएगा 2XL, और एक्सएल होता है आर के इक्वल, तो ये हो जाएगा 2R। ये क्या बन जाएगा 2R। अब देखिए नया पावर फैक्टर क्या बनेगा, तो पावर फैक्टर डैश क्या बनेगा, R बाई जेड, R बाई जेड, तो R डैश आ जाएगा और Z डैश आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, R डैश की जगह तो R ही आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी आपने डबल करी, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Z डैश की जगह आ जाएगा R डैश का स्क्वायर प्लस XL डैश का स्क्वायर। पुट कीजिए वैल्यू, R डैश की जगह R, और XL डैश है 2R, तो R डैश की जगह आपने पुट कर दिया R का स्क्वायर, और XL की जगह 2R का स्क्वायर हो जाएगा 4R स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 1/√5। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीख ले इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। कई बार ऐसे थ्योरी के क्वेश्चन भी आते हैं कि सीरीज LCR सर्किट में जब I और F के बीच में कर्व बनाते हैं तो कर्व इस तरीके का आता है। हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं। अब क्या बोला, इफ ओनली रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज डिक्रीजेस, मतलब परिपथ का प्रतिरोध कम कर दिया, L को नहीं छेड़ा, C को नहीं छेड़ा, सिर्फ R को कम किया, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन, तो इन सब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट एट रेजोनेंस। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि रेजोनेंस पे जो करंट होती है मैक्सिमम होती है, और वो होती है VRMS सप्लाई वोल्टेज की RMS वैल्यू अपॉन रेजिस्टेंस। अब आपने रेजिस्टेंस कम कर दिया तो करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीजेस। बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है R/2πL। अब आपने क्या किया, R को कम कर दिया तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीजेस। ऐसे थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती है, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम या कांस्टेंट रहेगी। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, Q = मैंने कहा था ना ये फॉर्मूला बहुत मुश्किल से याद आता है, तो मैं वही लिख रहा हूं, इससे ही सॉल्व कर रहा हूं। अब आपने R को कम कर दिया तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस। अब शार्पनेस ऑफ द कर्व और ये सब देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको I और F में पहले से ऐसा कर्व दिया हुआ था, ये ऐसा कर्व आपको पहले से दिया हुआ था, राइट। अब आपने रेजिस्टेंस कम कर दिया तो करंट बढ़ जाएगी। अब रेजोनेंस पे जो करंट होगी वो बढ़ जाएगी। ये पहले आपको ऐसा कर्व दिया हुआ था, अब जो करंट आएगी वो बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। ये तो आपको स्टार्ट इनिशियल ये हुआ, फाइनल कंडीशन का कर्व ये वाला है। तो आप देखो करंट पहले रेजोनेंस पे इतनी थी, अब करंट इतनी हो गई, राइट। और चीजें देखते हैं क्या क्या पूछा था। बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर, तो देखो पहले बैंडविड्थ इतनी थी, अब बैंडविड्थ कम हो गई। हमने देखा अभी लास्ट पॉइंट पे कि बैंडविड्थ कम हो गई, राइट। तो अब शार्पनेस ऑफ द कर्व, पहले कर्व फ्लैट था, अब कर्व शार्प हो गया, तो शार्पनेस ऑफ द कर्व बढ़ गई।
कर्व देखो शार्प हो गया, पहले फ्लैट कर्व था, अब वो कर्व जो होगा वो शार्प हो जाएगा, फ्लैट से शार्प कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब रेजिस्टेंस कम करोगे आप लोग। तो स्टूडेंट्स इस तरह के थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आजकल नीट में बहुत आते हैं। पूछा है कि पावर लॉस का क्या होगा, तो पावर लॉस निकालिए। पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? VRMS IRMS cos फाई। मैंने क्या कहा था आज के वीडियो में, पावर लॉस पे एक ही फॉर्मूला काम करता है। अब इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस निकालो, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस अपने निकाला तो वो आया π/2, और cos π/2 होता है 0। 0 को सारे से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 0। सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड आउट वॉटलेस करंट। इस सर्किट में आपको वॉटलेस करंट निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है, नीट में नहीं आया। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ट्राई करें, और ये आपका होमवर्क है। इतना हिंट मैं देता हूं कि वॉटलेस करंट जो होती है वो होती है IRMS sin फाई। बस IRMS आपको निकालनी है, फाई की वैल्यू आपको पुट करनी है। ऑप्शन आपको गिवन है, और आप सॉल्व करके मुझे जरूर कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने वॉटलेस करंट पे प्रैक्टिस करी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चॉक कॉइल आपको दे रखी है, सप्लाई वोल्टेज दे रखा है XL इक्वल्स टू R। इसमें इस चॉक कॉइल के लिए XL इक्वल्स टू R है, देन पावर लॉस इन चॉक कॉइल क्या होगा? तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो पावर लॉस, एवरेज पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? VRMS IRMS cos फाई। अब VRMS कितना आएगा? देखिए VRMS कितना आएगा? V0 अपॉन √2। IRMS कैसे निकालोगे? तो पहले IRMS कैसे निकालोगे? VRMS। भाई IRMS निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? VRMS अपॉन Z। तो VRMS हो गया V0 अपॉन √2, और Z की वैल्यू क्या पुट करोगे? Z की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे? √R² प्लस XL², और XL है R के इक्वल, तो ये आ जाएगा √2R। cos फाई होता है R अपॉन Z, R अपॉन Z, और Z कितना आ जाएगा? अगेन √2R। अब स्टूडेंट्स को सॉल्व कर दीजिए। देखिए √2 ये सब मिलके 2 to 4, R से R कैंसिल, तो ये आ जाएगा V0 का स्क्वायर अपॉन 4R। आइए स्टूडेंट्स और एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ये एक चॉक कॉइल है, जब 10 वोल्ट के डीसी सोर्स से जोड़ते हैं तो पावर लॉस होता है 20 वॉट। स्टूडेंट्स मैंने पहले के वीडियो में बोला था, जब भी एसी के क्वेश्चन में वो डीसी सोर्स की बात करे, इसका मतलब वो इशारा कर रहा है कि इस गिवन वैल्यू से आप लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लें। तो आप डीसी सोर्स दे रखा है, इससे आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। 10 वोल्ट 80 हर्ट्ज के एसी सोर्स से जोड़ते हैं तो पावर लॉस करता है 10 वाट। तो आपको बताना है R और L की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स इसकी हेल्प से तो अपन R निकाल देंगे। अभी निकालते हैं, देखिए R कैसे निकालेंगे। हम लोग जानते हैं पावर होती है V²/R। डीसी की बात करूं, डीसी में पावर का यही फॉर्मूला होता है। VRMS IRMS cos फाई वो जब एसी की बात करें तब लगानी है। तो यहां से R आ जाएगा V²/P। अब क्वेश्चन में देखिए V कितना दिया है? V दिया है आपको 10 और पावर दिया है 20। तो ये हो जाएगा 10 × 10 और पावर कितना दिया है 20। सॉल्व कर दो, रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम। ये आपका एक आंसर आ गया। अब जब एसी से कनेक्ट किया तो एसी में पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? VRMS IRMS
और cos फाई। अब पावर लॉस कितना दिया है 10, VRMS कितना दिया है वो भी 10 ही दिया है, देख लेते हैं एक बार। ये भी 10 दिया, कुछ नहीं कहा तो आपको RMS ही मानना है, ये भी 10 दिया है। IRMS कैसे निकालोगे, VRMS अपॉन Z, और Z की जगह आप लोग क्या लिखोगे, रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, क्योंकि ये चौक कोयल है। और cos फाई की जगह आप लोग क्या लिखोगे, cos फाई क्या होता है R बाई Z, तो R दिया हुआ है आपको 5 और Z दिया हुआ है, Z हो जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। 10 से 10 कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपका 50, और ये रूट से रूट बन के बन जाएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इक्वल्स टू 50। अब आपको R भी पता है, R कितना है, R दिया आपका 5 आया, तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25, तो XL आपका आ जाएगा, उधर चला जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 25 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा XL आ जाएगा 5। अब XL को आप लोग क्या लिखोगे, चेक कर लें एक बार, ये 10, VRMS 10, IRMS होता है VRMS अपॉन Z, 10 से 10 कैंसिल, तो ये 50, और ये बन गया R स्क्वायर, R की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, उधर चला गया 25, तो XL आ गया 5, राइट। XL क्या होता है 2 पाई, F कितना दिया है क्वेश्चन में 80, L आपको निकालना है इक्वल्स टू 5, और यहां से आप लोग L निकालोगे तो वो आ जाएगा L आपका 5 अपॉन 160 पाई, और इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्स आएगा 10 मिली हेनरी, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि एसी पर बेस्ड ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट्स, मेरी गारंटी है कि आपने मेरा ये वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया, समझ लिया, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन जेई, नीट, किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा, 100% सही होगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल TR जैन सर फिजिक्स ऑफिशियल के नाम से ज्वाइन करें। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।